नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल मास्टर स्टडी क्लासेज के ऊपर एक बार आपका स्वागत करने जा रहा हूं। और मैं आपके लिए गणित विषय की जो कक्षाएं हैं नियमित रूप से लेके आऊंगा। हर रोज़ आपको गणित विषय के हर टॉपिक नियमित रूप से मिलेंगे जो आपको आगे आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में मददगार रहेंगे और जिनसे आप अगर नियमित रूप से आप उन कक्षाओं को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आपको अवश्य सफलता दिलाने वाली कक्षाएं रहेंगी। आज के इस कक्षा को स्टार्ट करने के लिए हम पहले बता देते हैं जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, जो कि एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। क्योंकि हम जो हमारी कक्षा को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जीरो लेवल से टॉप लेवल की ओर ले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। जो बालक जो गणित विषय से डरता है, जिसके दिमाग में डर बैठ रहा है गणित विषय से, उन कक्षाओं का, तो हम उनका डर अब निकालने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हम जो पहले पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में पहली जो संख्या आती है हमारी टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में जो पहली संख्या होती है हम पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं को। कौन सी संख्याओं को पढ़ते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। रूढ़ संख्या बात करें अंग्रेजी भाषा में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो सभी गणना में यूज होती हैं, गणना में उपयोग होती हैं नियमित रूप से, वे सभी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इनका जो समूह होता है इसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये एक से स्टार्ट होकर, एक से शुरुआत होकर क्रमशः 1 2 3 और कंटिन्यू रूप से हम अनंत तक की जो सभी संख्याएं होते हैं उन समूह को हम क्या पढ़ते हैं, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनको नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। सबसे छोटी जो हमारी प्राकृत संख्या है वह कौन सी है? एक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो वह अनंत तक जाती है, अतः हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें आता है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर। इसे कैपिटल W से दर्शाते हैं। और इस कलेक्शन में, इस संग्रह में कौन सी संख्याएं आती हैं? इस कलेक्शन में सभी प्राकृत संख्याएं और उनके साथ अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वो हमारी कौन सी संख्याएं होंगी? पूर्ण संख्याएं। यानी जो हम जीरो से लेके हम उनको क्रमशः 1 2 3 और इस प्रकार से डॉट डॉट अनंत तक हम जो पढ़ते हैं वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या के बाद हमारा जो तीसरा जो संख्या का प्रकार होता है वह होता है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक। नाम से ही पता चल रहा है पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। अंग्रेजी विषय में इसको क्या कहेंगे? अंग्रेजी भाषा में इसको इंटेजर कहेंगे। अंग्रेजी भाषा में इसको हम कहेंगे इंटेजर। इस संग्रह में कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं? इस संग्रह में जीरो के साथ साथ धनात्मक प्राकृत संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। धनात्मक प्राकृत संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4 और अनंत तक हम इनका अध्ययन करते हैं। और बात करें हम ऋणात्मक में -1 -2 -3 और वहीं अनंत तक का हम इसका अध्ययन करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? पूर्णांक संख्याओं को हम कैपिटल Z से शो करते हैं, कैपिटल Z से शो करते हैं। अब आप कहोगे सर इसको तो I से शो करना चाहिए, Z से क्यों कर रहे हैं? Z मीन्स होता है जैलियन, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी आप बाईं तरफ भी अनंत तक जाएंगे तो माइनस नेगेटिव साइन, और अगर हम राइट साइड में भी जाते हैं तो हमारा प्लस के धनात्मक संख्याएं होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्या होती है, जो हम बाईं ओर आते जाएंगे, जीरो से हम बाईं ओर जाते जाएंगे तो वो सारी संख्या हमें ऋणात्मक मिलती हैं। जीरो से हम दाईं ओर जाते जाएंगे तो वो सारी संख्या हमारी क्या मिलेंगी? हमें धनात्मक मिलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या के बाईं ओर आएंगे,
अगर हम संख्या रेखा के ऊपर किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से हम राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो वो सभी संख्याएं हमें छोटी मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से 2 से या 1 से बात कर लेते हैं हम, 1 से अगर हम बाईं ओर आएंगे तो हम जो भी संख्याओं की ओर जा रहे हैं वो सभी संख्याएं एक दूसरे से छोटी मिलेंगी। जैसे 0 से कर रहे हैं -1, एक स्टेप छोटा हो गया, -1 से -2 पे आ गए, तो -2 वो है एक -1 से छोटी है। -2 से हम -3 पे आए तो -3 -2 से क्या हो गई, और छोटी हो गई। तो अच्छा जी, अब हम धनात्मक की ओर जाते हैं, यानी कि बाएं पक्ष से, बाएं साइड से हम उसको किधर जाएंगे, राइट साइड की ओर जाएंगे। हम 1 से चलते हैं, 1 से हम आएंगे 2 की ओर, तो अब जो उधर जाएंगे तो उधर हमें संख्याएं जो क्या मिलेंगी, बड़ी होती मिल जाएंगी। 1 से बड़ी हो गई 2, 2 से बड़ी हो गई 3, 3 से बड़ी हो गई 4। अतः हम कह सकते हैं कि बाईं ओर जब आते जाएंगे तो सभी संख्याएं हमें छोटी मिलती जाएंगी, और दाईं ओर जाएंगे तो हमें संख्याएं बड़ी होती मिल जाएंगी। अब मैं बात करूंगा पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं में कौन सी वह संख्या है जो सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, छोटी ऋणात्मक। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर -1 ही है। नहीं भाई, मैंने अभी तो पता है, आप बाईं ओर आते जाएंगे तो वो सब संख्याएं आपको छोटी से छोटी और मिलती जाएंगी। अतः हम कह सकते हैं इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यह हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है और उसको कर देता है -1, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर -1 क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यह हमारी हो गई। अच्छा, हम इसको छोटी के जगह हम बड़ी कह देते हैं, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, बड़ी की बात हो गई भाई। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा सबसे बड़ा हमारा -1। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऋणात्मक की जगह पे धनात्मक लिख देते हैं, ऋणात्मक की जगह पे मैं लिख देता हूं धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो वही हमारी फिर से बाईं ओर से हम दाईं ओर जाएंगे तो सभी संख्याएं 1 से बढ़ के 1 है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या हमें मिलती चली जाएगी। 2 से 3 पे पहुंचे तो और बड़ी होगी, 4, 5, 100, 200, 500, 1000, तो बड़ी संख्या मिलती जाएंगी। तो वहीं सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी की जगह पे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करें, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करें तो वह हमारी कौन सी हो जाएगी, धनात्मक 1 हो जाएगा, हमारा +1 हो जाएगा। अच्छा जी, तो सर 0 को हम किस में शामिल करेंगे, ना तो आप माइनस में इंक्लूड कर रहे हो ना आप उसको प्लस में इंक्लूड कर रहे हो, तो बिल्कुल ये सही बात है। 0 है वो पूर्णांक संख्या अवश्य है, लेकिन ना तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होती है ना ही वह धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी 0 इज नाइदर नेगेटिव इंटेजर और नोर पॉजिटिव इंटेजर। इट इज क्लियर एवरीवन। अब हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, इन संख्याओं की संक्रियाएं जब आएंगी तब। अगली जो हमारी संख्या आती है वह आती है परिमेय संख्याएं। अब हम परिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दो प्रकार की संख्याएं और पढ़नी पड़ेगी हमें। परिमेय संख्या जिसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इसे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं। डिनोट मीन्स प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, ओके, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा है परिमेय संख्या। सर कहते हैं किसे, पहले ये तो बताएं हमें, परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या है सर परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर कौन सी संख्या होती है। तो परिमेय संख्या के लिए इस संख्या को, किसी भी संख्या को अगर हम उसके भिन्न फॉर्म में यानी कि p/q फॉर्म में हम लिख दें, p/q फॉर्म में किसी भी संख्या को भिन्न फॉर्म में जिसको हम अंश और हर में उसको विभाजित कर सकते हैं, या p/q फॉर्म में हम उसको लिख दें,
यहां क्या होता है, यहां P और Q पूर्णांक यानी इंटेजर होनी चाहिए। P और Q क्या होनी चाहिए बेटा, इंटेजर होनी चाहिए। यहां P और Q पूर्णांक होनी चाहिए, इंटेजर होनी चाहिए। दूसरा इसके साथ साथ है Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। P का मान हो सकता है जीरो, लेकिन जो Q है हर है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है, अगर किसी भी संख्या में लाइक 1/0 हो गया, 5/0 हो गया, तो उस संख्या का मान हमें ज्ञात नहीं हो सकता है। वो संख्या हमारे लिए अनंत तक जाएगी। जीरो के पहाड़े में कभी भी 1 नहीं आ सकता है, जीरो के पहाड़े में कभी भी 5 नहीं आ सकता है, अनंत है वो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हम इसके उदाहरण और देखते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे, 1/2 हो गए, 3/4 हो गए, 3/-7 हो गए, -3/9 हो गए, 22/7 हो गए। क्लियर, 22/7 जो कि पाई का मान होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है हमारा किस में आएगा, वो हमारा परिमेय संख्या में शामिल होता है। 22/7 जो मान होता है हमारा किसका, पाई का मान होता है। लेकिन पाई के बारे में अगर पढ़ते हैं तो पाई तो क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 जो कि भिन्न फॉर्म में है, मैंने बताया P क्यू फॉर्म में होना चाहिए, सभी संख्या P/Q फॉर्म में है। P और Q जो है हमारे पूर्णांक है, यहाँ पे बिल्कुल पूर्णांक है, यहाँ पे मैंने इसका पूर्णांक में नेगेटिव कर दिया, इसमें इसका अंश नेगेटिव कर दिया। ठीक है, और जो Q है, इनमें किसी भी संख्या का जो Q है यानी कि डेनोमिनेटर है, वो हमारा जीरो के बराबर नहीं है, हर है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ETC का मतलब और भी हमारी ऐसी संख्याएं हमें मिलती हैं। क्लियर हो गया होगा इतना। अच्छा, एक कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है, वो और बता देता हूँ। कोई बच्चा सोचता है सर 0.3 बार ये है, सर यह कौन सी संख्या, परिमेय है क्या अपरिमेय? अब आपके मन में डाउट तो आया ही होगा ही, तो आप बताएं कौन सी संख्या है 0.3 बार, ये किस प्रकार की संख्या है? तो बेटा जी ये जो संख्या है हमारी, यह किस प्रकार की संख्या होती है? ये परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसको भिन्न फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 0.3 बार जो जिसका मान होता है 1/3, ठीक है, जिसका मान क्या होता है 1/3। ठीक है, तो वह संख्या हमारी कौन सी होती है? वह परिमेय संख्या होती है। ये इसका भिन्न फॉर्म है 0.3 बार का। इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक 0.3 बार का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं जितने भी बार वाले जो क्वेश्चन आते हैं, विनकुलम बार जिसके ऊपर होता है, पुनरावर्ती जो चिन्ह जिसके ऊपर लगा होता है, उन सभी संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ। वो सभी संख्याएं किस में काउंट होती हैं? परिमेय संख्याओं में काउंट होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की। भाई जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके थोड़े बहुत उदाहरण आप देख लें। जितने भी अंडर रूट की संख्या होती है वो सारी हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या को मैं एक बार लिख देता हूं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? जितने भी रूट वाली संख्याएं हो गई, √2। अच्छा, रूट वाली संख्या का मतलब ये नहीं है कि जिसका सर पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे सर 4 का तो हम रूट निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, तो 2 को तो हम 2/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना? 2/1 को तो हम भिन्न फॉर्म में लिख रहे हैं, भिन्न फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मीन्स ये क्या हो गया? हमारा √4 है, ये तो परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय तो है ही नहीं। तो जिनका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं ना, वह है जिसमें हम पूर्णांक में हम क्या ज्ञात नहीं कर सकते, जिसके अंश और हर ज्ञात नहीं कर सकते। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, 2√7 हो गया, 2√5 हो गया, 3√3 हो गया, जो भी है, 6√2 हो गया, जिसके रूट साथ में लगे वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। समझ में आ गया होगा। आज हम बेसिक जितने भी हैं
नंबर सिस्टम के जितनी भी बेसिक जो हैं वो मैं आज क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद जो हमारी क्लासेज रहेंगी वो प्रश्नों के ऊपर रहेंगी, किस प्रकार के एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपको जीरो से टॉप लेवल वाली क्लास दूंगा। तो मैं ये मानता हूँ और तुम भी खुद को भी यही मानो कि हमेशा अभी सीखना ही है। जिसके दिमाग में मैथ कटर बैठा उसको तो ये क्लासेज सीखनी है और देखनी है, पूर्ण रूप से देखें। उसके बाद हमारी आती है संख्याएं सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्या, विषम संख्या, ओड इवन नंबर और ओड नंबर, सम संख्या कौन सी संख्या होती है? जिनका इकाई अंक या यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या हो, जो हमारा क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, ये जो इकाई के अंक अगर होते हैं तो वो सारी संख्या क्या होती है? हमारी सम संख्याएं होती हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 से विभाजित हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या है? हमारी सारी सम संख्याएं होती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो हमारी क्या रहेंगी? 2 से जो विभाजित होती हैं वो सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। अच्छा जी, विषम संख्याएं कौन सी होंगी? विषम संख्या भाई जैसे कि इससे 2 से विभाजित होने वाली है उसमें हम नहीं होने वाली जोड़ देंगे। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं वो क्या हो जाएंगी? हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। संख्याएं क्लियर? यानी जिसका इकाई का अंक हमारा क्या रहे? यूनिट डिजिट, क्या रहे? इकाई अंक हमारा क्या रहे? 1, 3, 5, 7, 9, ये इकाई का अंक रहे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 11, भाई 11 में वो इकाई का अंक तो 1 ही आ गया। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक क्या रहा हो 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्याएं हो जाएंगी हमारी विषम, ओड नंबर हो जाएंगी। और जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 18 है वो हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्याएं। 28 है ये हमारा जिसका इकाई का अंक क्या रहा? 18 है, तो हमारे सम संख्या हो गई है। और 29 की बात करें तो इसमें इकाई का अंक क्या रहा है? 9 आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा विषम संख्या हो गई, ओड नंबर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हम इसी श्रृंखला में इस कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे हम पढ़ते हैं इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या और उसके साथ मैं एक और डाल देता हूं अभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों कॉमन से हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं जिसके गुणनखंड एक और उस स्वयं के अलावा और अभी अधिक होंगे। वे संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं खुद के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित होवे, अन्य से भी विभाजित होवे, अन्य संख्या से भी विभाजित होवे। क्लियर? जैसे बात कर रहे हैं हम 24 की बात कर रहे हैं, तो भाई 24 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है? सर 1 से हो सकती है, बिल्कुल भाई 1 से हो सकती है। सर 24 से भी हो सकती है, बिल्कुल भाई 24। इनके अलावा बात करें सर 2 से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 3 से भी हो सकती है, यस। 4 से, हाँ जी। 6 से बिल्कुल। 8 से बिल्कुल हो सकती है। 12 से बिल्कुल हो सकती है।
हो सकती है, बिल्कुल सर, ये सारी संख्याएं। अतः 24 हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई सर। समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर भी बोल देते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्या जिनके गुणनखंड केवल एक और वह संख्या स्वयं होती है, जिसके अंदर एक का भाग जाता है और संख्या खुद का भाग जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा वे संख्याएं जिनमें एक स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, किसी संख्या का भाग नहीं जाए या विभाजित नहीं हुए, भाग नहीं जाए। ठीक है, वे संख्या हमारी क्या रहेंगी, प्राइम नंबर रहेंगी, अभाज्य संख्याएं रहेंगी। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं भैया, सर 5 है, तो भैया 5 में तो किसी अन्य का भाग ही नहीं जाता है, अतः क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। 7 है, बिल्कुल। सर 9 है, तो 9 को अभाज्य कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें तो एक का भाग, एक का जा रहा है, 9 का जा रहा है, उसके अलावा 3 का भी तो जा रहा है, तो वो किस में आ जाती है, वो हमारी इसमें आ जाती है। वो उदाहरण किसका हमारा, वो इसका है, भाज्य संख्या का उदाहरण है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लो में पढ़ देंगे, सर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, ऐसे फ्लो में नहीं जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। गुणनखंड होने चाहिए, गुणनखंड किसके होने चाहिए, एक का भाग जा रहा है, स्वयं का जा रहा है, तो आपकी अभाज्य संख्या। अगर इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है तो वह हमारी क्या है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसके साथ हम अब नेक्स्ट में एक और आपको बताना चाहूंगा, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। कुछ बच्चों ने इसको प्रथम बार पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा। सहअभाज्य को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। अभाज्य भाज्य नहीं है भैया, अभाज्य, सहअभाज्य संख्या। कुछ बच्चे कहते हैं सर अभाज्य है तो इसमें से अभाज्य वाला कुछ ना कुछ रूल होगा। नहीं भाई, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिन दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्त्य, HCF कितना हो, एक होवे, वो सारी संख्याएं क्या है, एक होवे। वे संख्याएं क्या है, HCF एक होना चाहिए। संख्याओं के जो दो जोड़े ले रहे हो आप, या जो भी संख्याएं आप ले रहे हो, उनका अगर HCF आपका अगर एक हो रहा है तो वो हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जितनी भी सीक्वेंस वाली संख्याएं होती, सतत संख्याएं जैसे 2, 3 है, ये सब सारी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। 4, 5 ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, 7, 9 क्या हो गई, 7, 9 भी हमारी सहअभाज्य हो गई। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आपको HCF कितना होना चाहिए, इनका एक होना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, दो कोई भी परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में अगर हमें कोई भी अज्ञात परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम कैसे उसको ज्ञात करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना। परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, कोई भी गिवन दो टू रैशनल नंबर है, उनके बीच में हमें कोई थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करना है। लाइक आपको, तो उसमें क्या करना है कि जो प्रथम हमारी परिमेय संख्या है और उसके बाद जो दूसरी हमारी परिमेय संख्या दे रखी है, हम दोनों का जोड़ देंगे और उनके बीच का 2 का भाग लगा देंगे, तो वो हमारी जो संख्या निकल के आएगी उससे वो है हमारी अन्य थर्ड तीसरी परिमेय संख्या मिल जाएगी आपको, तीसरी परिमेय संख्या
मिल जाएगी। एक उदाहरण देंगे हम, जैसे सर 1/3 है, ओके, और सर 2/3 है, बिल्कुल भाई, इनके बीच में हमें तीसरी परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया आपको, प्रथम परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या दोनों को जोड़े और 2 का भाग लगा दें। तो भाई 1/3 प्लस 2/3 इनको जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारी न्यू जो रैशनल नंबर है, नई जो परिमेय संख्या है वो हमारी निकल के आ जाएगी। परिमेय संख्या थर्ड परिमेय संख्या आ जाएगी हमारी। कैसे भाई, 1/3 और 2/3 को जोड़ोगे तो भाई कितना आएगा, एलसीएम आया 3, 1 प्लस 2/2, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 में 3 का भाग लगाओगे भाई आ जाएगा 1 और 1/2। ये आपकी क्या आ जाएगी संख्या निकल के। ठीक है, तो यह हमारी तीसरी परिमेय संख्या है। आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, और इन कक्षाओं को अगर आप नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग से गणित का डर मैं अवश्य निकालने वाला हूं, और आगामी परीक्षाओं में आपके गणित विषय को पास कराने की गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले चैनल को।